नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना अवकलन पर दूसरा लेक्चर है जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे फलन क्या होता है और उसके बाद ढाल एक छोटा सा टॉपिक है उसे हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में जो भी मैंने आपको समझाया था उसे रिवाइज करते हैं, एक बार 2-4 मिनट में फटाफट से निपटा लेते हैं उसे। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था वहां पर कि परिवर्तन क्या होता है, और परिवर्तन को मैंने कुछ इस तरह से आपको समझाया था कि किसी एक भौतिक राशि में होने वाला परिवर्तन है, किसी एक भौतिक राशि में किसी दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन को समझते वक्त ही हमें पता चला था कि परिवर्तन जो है वो सापेक्ष होता है हमेशा। और सापेक्ष परिवर्तन का क्या मतलब है, फिर अपन ने समझा था कि एक भौतिक राशि में होने वाला परिवर्तन हमेशा किसी दूसरी भौतिक राशि में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करता है। और इसी निर्भरता को कि एक भौतिक राशि किस तरह से दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर कर रही है, इसे जानने के लिए अपन ने अवकलन का यूज किया था। तो अब आज के इस लेक्चर को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे फलन, और फिर समझते हैं हम फलन क्या होता है। फलन फंक्शन। और इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, बहुत आसान परिभाषा है, उसके बाद अपन समझते हैं इसे। यदि कोई राशि y किसी अन्य राशि अक्ष पर इस तरह से निर्भर करे कि जब भी अक्ष का मान दिया जाए y का मान मालूम किया जा सके, तो इस स्थिति में y को अक्ष का फलन कहते हैं। अक्ष का फलन, फंक्शन ऑफ अक्ष कहते हैं। तो क्या परिभाषा मैंने लिखी है यहां पर, जब भी कोई राशि y किसी अन्य राशि अक्ष पर इस तरह से निर्भर करे कि जब भी अक्ष का मान दिया जाए y का मान मालूम किया जा सके, तो इस स्थिति में y को अक्ष का फलन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप इसका। y, और यहां पर आपको याद रखना है कि y ही f(x) होता है। और क्या मतलब होता है इसका अभी हम समझेंगे। जैसे x + 1, यहां पर y अक्ष का फलन है, x + 1। यदि यहां पर अक्ष का मान दिया जाए आपको, तो y का मान आप बता सकते हो। जैसे y = x + 1, ये एक फलन हमें दिया हुआ है। यहां पर यदि आपको x = 0, तो यहां से आप y का मान निकाल सकते हो। x की जगह 0 रखोगे और ये एक एज इट इज, तो y आपको मिलेगा यहां पर 1। तो x का मान आपको दिया गया था, आपने y का मान निकाल दिया। इसी तरीके से x का मान आपको दिया जा सकता है 1, तो यहां से आप y निकाल दोगे, x की जगह 1 रखोगे, तो y का मान आपके पास 2 आ जाएगा। तो जब भी x का मान दिया जाएगा, आप y का मान यहां से बता सकते हो, x का मान यहां रखोगे और y का मान आपके पास आ जाएगा। मैंने यहां पर आपको समझाया कि y ही f(x) होता है, x + 1। इस तरीके से मैंने यहां पर इस एग्जाम्पल को लिखा है। इसका मतलब क्या है, या तो आप y = x + 1 लिख दो,
तो आप y को हटा करके, जैसे y बराबर x प्लस 1 है, तो y की जगह आप fx लिख सकते हो, जिसका मतलब है कि इस चीज का मतलब है y जो है वो x का फलन है। यदि मैं इस तरीके से लिखता t प्लस 1, तो यहां पर आप लिखते ft, जिसका मतलब होता है कि y जो है वो t का फलन है, यहां पर x का फलन है। तो ये चीज हमें जानकारी दे रही है कि जो y है वो x का फलन है, y x का फलन है, जो कि सही भी है। यहां से हम देख सकते हैं y किस पर निर्भर कर रहा है, x पर, तो यहां पर y x का फलन है। यदि मैं आपसे पूछूं y बराबर टी स्क्वायर प्लस 3, तो यहां पर y किसका फलन है, t का फलन है, ये जो चर राशि है। तो यहां पर आप लिख दोगे y बराबर फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3। कुल मिलाकर ये y ही fx या ft होता है, जिस पर भी ये निर्भर कर रहा है उसे यहां पर आप लिख दोगे कोष्टक में। तो यहां पर आपको फलन समझ आया होगा, फलन क्या होता है। कुछ और एग्जाम्पल मैं इसके लिखवाता हूं। y बराबर fx बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर fx बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, किसी भी तरह का हो सकता है। त्रिकोणमितीय फलन भी अपन ने पढ़े, तो वो भी हो सकता है। y बराबर 10x, ये भी एक फलन है, और y बराबर x sin x, ये भी एक फलन है। आगे हम जब देखेंगे कि इस तरह के फलनों का भी अपन अवकलन करना सीखेंगे कि किस तरीके से इनका अवकलन किया जा सकता है। तो फलन आपको समझ आया होगा कि जब भी कोई राशि y किसी अन्य राशि x पर निर्भर, इस तरह से निर्भर करे कि जब भी x का मान दिया जाए y का मान मालूम किया जा सके, तो इस स्थिति में y को x का फलन कहते हैं। और अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि है ढाल। यहां तक आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप, मैं आगे बढ़ता हूं अभी। अब आप हेडिंग डालोगे ढाल क्या होता है, तो ढाल हेडिंग डाल दीजिए आप। और ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसकी परिभाषा भी मैं एक बार लिखता हूं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। कि एग्जाम्पल मैं लूंगा और उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ढाल होता क्या है। वक्र, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा धनात्मक अक्ष वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा धनात्मक अक्ष के साथ बनाए गए कोण, और मान लेते हैं थीटा कोण बना रही है वो स्पर्श रेखा, बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, और स्पर्शज्या tan थीटा होती है, अभी समझते हैं हम इसे। बनाए गए कोण की स्पर्शज्या को ही वक्र के उस बिंदु का ढाल कहा जाता है। तो परिभाषा है, वक्र के किसी बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा अक्ष अक्ष के साथ जो कोण बनाया जाता है, भाई अक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कुछ कोण बनेगा, उस कोण की स्पर्श ज्या जो कि tan होता है, उस स्पर्श ज्या को ही वक्र के उस बिंदु का ढलान कहते हैं। तो परिभाषा पढ़ करके आपको एक चीज तो पता लगी होगी कि ये जो ढाल है वो वक्र के किसी बिंदु के लिए निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं एक वक्र ले लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ढलान का जो बेसिक अर्थ है वो आपको समझा देता हूं। एक बार मैं 3 लाइनें ले रहा हूं और आपको यह बताना है कि इन तीनों लाइनों में से जो 3 सरल रेखाएं मैंने ली है, इनमें से कौन सी रेखा का ढलान ज्यादा है और कौन सी रेखा का ढलान कम है। भाई इसकी यदि हम बात करें तो ये तो बिल्कुल भी ढलान नहीं है, एक सीधी रेखा है जो कि समतल में पड़ी हुई है। अभी इसका अर्थ समझते क्या होता है। यदि इसे देखोगे तो क्षैतिज से कुछ कोण पर है ये, तो ढलान तो है इसका, मैं इसे स्लोप 1 नाम दे देता हूं। और इसकी बात करें तो ये क्षैतिज से ज्यादा ऊपर खड़ी हुई है, ज्यादा कोण पर है, तो इसमें भी स्लोप है। लेकिन यहां पर आप देखोगे इसका स्लोप तो 0 है, इसका और इसकी यदि हम तुलना करें तो स्लोप 2 जो है वो ज्यादा है स्लोप 1 से। तो यहां पर आपको समझ आया होगा बेसिक अर्थ ढलान का कि क्या होता है। यदि रेखा क्षैतिज से किसी कोण पर है तो ढलान उसमें कुछ ना कुछ होगा। अब हम समझते हैं इसे ग्राफ की मदद से। मैं इन्हीं तीनों रेखाओं की चर्चा अपन करते हैं। यहां पर जो 3 रेखाएं मैंने ली थी, मैं एक बार फिर से लेता हूं उन्हें। एक कुछ इस तरीके से ली थी और एक थोड़ी ज्यादा खड़ी थी। ये अक्ष y, ये अक्ष और ये y, ये अक्ष और ये y। अब ढलान का जो मतलब होता है वो क्या होता है। अक्ष अक्ष में इकाई परिवर्तन करने पर, भाई अक्ष निर्देशांक में या फिर अक्ष में हम इकाई परिवर्तन करें तो y में कितना परिवर्तन होता है, यह ढलान का बेसिक सा मतलब होता है। यहां पर यदि हम देखें तो अक्ष में हम मान लेते हैं इकाई परिवर्तन कर रहे और इतना ही परिवर्तन हम यहां पर करेंगे। कोई फिक्स परिवर्तन है जो हम कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं, तुलना करना चाह रहे हैं कि इन तीनों में से किसका ढलान ज्यादा है। यहां पर जब अक्ष में इतना परिवर्तन किया अपन ने जिसे हम इकाई परिवर्तन कह रहे हैं, तो y में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाई अक्ष के इस मान के लिए y ये है और अक्ष के इस मान के लिए, इस बिंदु के लिए जो y का मान होगा वो भी यही है। तो y में परिवर्तन कहां हुआ, या y में परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ, यहां पर 0। तो यहां पर जो ढलान है वो 0 होगा, क्योंकि अक्ष अक्ष में इकाई परिवर्तन करने पर y में जो परिवर्तन होता है उसे ही ढलान अपन कहते हैं। यहां पर यदि आप देखोगे तो अक्ष के इस मान के लिए y का मान यह है और अक्ष के इस मान के लिए y का मान यह है। तो अक्ष में आपने कुछ परिवर्तन किया तो y में भी आपको परिवर्तन देखने को मिला कुछ। ये 0 तो नहीं है, कुछ तो मान आएगा इसका। इसी तरीके से यहां पर भी जब इकाई परिवर्तन आपने किया तो y में कितना परिवर्तन हुआ वो देखो आप। ये x में परिवर्तन किया आपने डेल्टा x, जिसे आप इकाई ले रहे हैं, भाई इकाई परिवर्तन है ये। यहां पर भी ये इकाई परिवर्तन, और इकाई परिवर्तन लेने पर अक्ष में आपको डेल्टा y यहां पर 0 मिला, जिसका मतलब ही है कि इस रेखा का जो ढलान है वो 0 है। यहां पर आपने अक्ष में इकाई परिवर्तन लिया तो y में भी कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिला जो कि 0 नहीं है, तो कुछ ना कुछ ढाल है इसका। और यहां पर यदि आप देखोगे तो अक्ष में इकाई परिवर्तन करने पर y में इतना परिवर्तन हो चुका है। अब इसकी और इसकी तुलना करो, आपने अक्ष में सेम परिवर्तन किया है, यहां पर भी इकाई परिवर्तन किया है और यहां पर भी इकाई परिवर्तन किया है। अक्ष में इकाई परिवर्तन करने पर y में किसमें ज्यादा परिवर्तन हुआ है, इसमें कम हुआ है इसकी तुलना में, तो इसका ढलान जो है वो ज्यादा है। इसे अपन ने अभी स्लोप 2 कहा था और इसे कहा था स्लोप 1। तो यहां से अपन देख सकते हैं स्लोप 2 जो है वो ज्यादा है
स्लोप 1 से। तो अक्ष में इकाई परिवर्तन करने पर y में कितना परिवर्तन होता है उसे ही ढलान कहा जाता है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो। बाकी पहले वाली परिभाषा किस तरीके से आई है उसे अभी मैं समझाता हूं आपको। इसी तरीके से समझेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं ग्राफ का ही, और फिर उससे अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर स्पर्श रेखा का क्या मतलब है? दो तीन शब्द यहां पर अपन ने लिए हैं। एक तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्शज्या, ये दो शब्द हमें समझने। स्पर्शज्या का तो सीधा सा मतलब है, स्पर्शज्या ये कुछ नहीं होता, टैन होता है बस। भाई जो टैन है, साइन है, कोस है, इनके ही नाम है। साइन को हम ज्या नाम से जानते हैं, कोस को कोज्या और टैन को स्पर्शज्या। ये इनके नाम है जो पहले दिए गए थे, बाद में इनको साइन, कोस और टैन के रूप में इनके नाम दिए गए हैं। तो नाम है ये तो बेसिकली। और दूसरा शब्द है यहां पर स्पर्श रेखा। क्या होती है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोला जाता है इसको। और स्पर्श रेखा कुछ नहीं, केवल एक सरल रेखा होती है। यदि हम वक्र के किसी बिंदु के लिए खींचे स्पर्श रेखा तो वो एक सरल रेखा होगी जो वक्र के उस बिंदु को केवल छूते हुए जाएगी। जैसे मैं इस बिंदु के लिए यदि स्पर्श रेखा खींचूं तो वो इस बिंदु को केवल छूते हुए जाएगी। जैसे ये वक्र का कोई बिंदु है P और इसके लिए मैंने ये स्पर्श रेखा खींच दी है यहां पर। बिंदु P के लिए स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा कुछ नहीं होती, एक सरल रेखा होती है और वक्र के जिस बिंदु के लिए खींची जाती हैं उस बिंदु को केवल स्पर्श करते हुए जाएगी, छूते हुए जाएगी, काटेगी नहीं। इस शब्द को आपको ध्यान में रखना है, केवल स्पर्श करते हुए जाएगी। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वक्र के किसी भी एक बिंदु के लिए, कोई विशिष्ट बिंदु है उसके लिए यदि हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो उसके लिए केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। यदि आप स्पर्श रेखाओं को खींचने के नियमों का पालन करते हुए स्पर्श रेखा खींचोगे तो वक्र के एक बिंदु के लिए केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे वक्र का एक बिंदु P है तो इस P बिंदु के लिए केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो इसको छूते हुए जाएगी, स्पर्श करते हुए जाएगी। इसके अलावा एक से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती इस बिंदु P के लिए। तो स्पर्श रेखाओं की इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है वक्र के किसी बिंदु के लिए। मैं यहां पर लिख देता हूं उसे भी। ये बिंदु P के लिए स्पर्श रेखा हो गई, और यहां पर आप ये भी लिख लेना, वक्र के किसी विशिष्ट बिंदु के लिए। विशिष्ट बिंदु मतलब कोई बिंदु है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वक्र के किसी विशिष्ट बिंदु के लिए केवल एक स्पर्श रेखा केवल एक स्पर्श रेखा होती हैं जो वक्र के उस बिंदु को केवल स्पर्श, और इस शब्द को हाईलाइट करना आपको कि केवल स्पर्श करते हुए जाती हैं, काटेगी नहीं। यदि आप काट दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु को जो वक्र पर स्थित है उसे काटते हुए तो बहुत सारी रेखाएं आप खींच सकते हो, लेकिन स्पर्श रेखा केवल एक ही होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक स्पर्श रेखा होती है जो वक्र के उस बिंदु को केवल स्पर्श करते हुए जाती है।
तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि स्पर्श रेखा क्या होती है, और परिभाषा से अपन लिख सकते हैं कि जो ये कोण बनाती हैं बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, उसकी स्पर्श ज्या को बिंदु P का ढलान कहते हैं। तो यहां से हो जाएगा बिंदु P का ढलान जो है वो हो जाएगा tan, और ये थीटा। भाई जो कोण बना रही है उसकी स्पर्श ज्या, और स्पर्श ज्या क्या होता है tan, तो tan थीटा ये बिंदु P का ढलान हो जाएगा। यदि कोण थीटा 1 बनता तो यहां पर अपन लिख देते tan थीटा 1, थीटा 2 बनता तो tan थीटा 2 हो जाता। और यहां से शॉर्ट रूप में आप इसे लिख लोगे, स्लोप ऑफ P ये होगा tan थीटा। और इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको, अगले लेक्चर में मैं इस फॉर्मूले को काम में लूंगा। तो 2 टॉपिक आज अपन ने पढ़े हैं। पहला टॉपिक अपन ने समझा फलन क्या होता है, और उसके बाद ये ढलान क्या होता है। ये दोनों टॉपिक काम में आएगा। कोई इन टॉपिक्स को हल्के में लेने की कोशिश ना करे कि आगे काम में नहीं आएंगे या फिर इनका कोई यूज नहीं है। अवकलन हम समझ रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण चीज है, आप जानते हो हर एक चैप्टर में ये काम में आता है अवकलन। तो आगे के टॉपिक को, अवकलन को ही समझने के लिए ये चीजें काम में आएगी, तो ये आपको आनी चाहिए। फिलहाल आज का लेक्चर तो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अवकलन को ही हम समझेंगे ग्राफ की मदद से। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।